और उन 15 सालों में जो इन्होंने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, परिणाम स्वरूप आज भी कई बिहारी जो उस वक्त बिहार से पलायन करके गए थे, पीढ़ियां बीत गई पर वो वापस नहीं आ पाए उनके जंगल राज की वजह से। तो ऐसे में जब वो 20 महीने का जिक्र करते हैं तो एक बार अपने परिवार के ही नेतृत्व में जो 90 का दशक था उसको याद कर लें। और उसको याद करना ज़रूरी है क्योंकि उस दशक ने जो बिहार के हालात किए थे, आज भी उस खाई को भरते हुए दशकों बीत गए हैं और उसके जिम्मेदार सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल, इनकी पार्टी और इनके परिवार का नेतृत्व ही रहा है, जिसकी वजह से आज भी बिहार बनिस्पत राज्यों के अगर उस ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाया, उसका जिम्मेदार वो 90 का दशक रहा है। और ये आज की तारीख में जो यंग वोटर्स हैं और ख़ास तौर पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जिन्होंने शायद वो 90 का दशक नहीं देखा होगा, जो 2005 के बाद पैदा हुए होंगे और 2025 में पहली बार वोट डालने जा रहे होंगे, उनको ये जानना ज़रूरी है कि क्या था वो 90 का दशक और क्यों उसको जंगल राज के नाम से कहा जाता है। किस तरीके से लूट मार, हत्या, अपहरण, डकैती, महिलाओं के साथ बलात्कार, बच्चों तक की हत्या, निर्मम हत्या किस तरीके से दिन दहाड़े खुलेआम की जाती थी, जिसकी वजह से देश में ही नहीं विदेशों तक बिहार को बदनामी झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से आज भी बिहार और बिहारियों को एक गलत दृष्टि से देखा जाता है दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में। तो उसके जिम्मेदार तो यही रहे थे। तो अब एक और 20 महीना लेके क्या करना चाहेंगे? और बर्बाद करना चाहेंगे? जितना इनको और इनके परिवार और इनकी पार्टी को करना था पहले ही कर चुके हैं। इलेक्टोरल रिवीजन हो रहा है बिहार में। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि फर्जी लोकसभा में क्यों नहीं करवाया गया था इन सब चीजों को, विधानसभा में क्यों हो रहा है ये सब? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत 1950 इसके तहत ये प्रोसेस समय समय पर अपनाया जाता है और इसको अपनाना भी ज़रूरी है, ताकि इसकी आड़ में जो फर्जीवाड़ा होता है, कई बार हम लोग देखते हैं कि अगर किसी का निधन हो गया उसके नाम भी उसमें वोटर लिस्ट में डला होता है, जिसकी वजह से जो सही मतदाता है, जो वोटर है, वो अपना वोट नहीं डाल पाता है। ऐसे में इस प्रक्रिया को और ट्रांसपेरेंट करने की सोच के साथ समय समय पर इस प्रोसेस को अपनाया जाता है। और जिनको इस प्रोसेस से चिंता हो रही है उनको डर पहले से ही है अपनी हार का, और वो लोग पहले से ही बहाना ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि नवंबर में जब रिजल्ट आएंगे तो इनको कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। भाई ईवीएम का बहाना कितनी बार ये लोग अपनाएंगे? तो अब इनको ये एक और बहाना मिल गया है जिसपे ठीकरा फोड़कर ये अपनी हार की जिम्मेदारी और जवाबदेही से पल्ला झाड़ना चाहेंगे। नहीं दिखा रही है, इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि कितने सारे कागजात मांगे जाएंगे, बाढ़ का टाइम है बिहार में, कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे उन लोग? जानकारी लेना भाई, उसके लिए जानकारी लेनी जरूरी होगी ना, आपको वो तत्परता दिखानी होगी। जाके पूछिए कौन कौन से फॉर्म्स हैं, 3 तरीके के फॉर्म्स उसमें सामने हैं और उस 3 तरीके के फॉर्म में ये दिखाया जा रहा है कि भैया 2003 से पहले जो लोग मतदाता सूची में थे उनके लिए वो फॉर्म है, जो उसके बाद जुड़े उनके लिए दूसरे तरीके का फॉर्म है। तो आप जाइए, जाकर आप जानकारी लीजिए, देखिए फॉर्म में क्या है क्या नहीं। पर इतनी मेहनत तो ये लोग करेंगे नहीं क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई का काम है, उससे ये इनकी पार्टी थोड़ी दूर ही रहती है। बिहार के युवाओं को हम कलम देंगे, सरकार क्या देंगे? युवाओं को रोजगार देंगे, बहालियां रोकेंगे। अच्छी बात है, पर अगर यही सोच 90 के दशक में दिखाई होती तो आज इसकी पहल करने की चिंता कम से कम इनको नहीं करनी पड़ती। बंगाल में रेप हुआ है। देखिए, बंगाल में जिस तरीके से एक अराजकता की परिस्थिति उत्पन्न हो रखी है, भयावह स्थिति बनी हुई है वहां पर, ये लोग दूसरे राज्यों पर तो उंगली उठाने से पहले 1 मिनट नहीं सोचते, पर अपने गिरेबान में झांककर इनको देखने की जरूरत है। आज भी आज़ादी के इतने वर्षों के बाद सबसे ज़्यादा चुनावी हिंसा अगर किसी राज्य में होती है तो वो बंगाल में ही होती है। आज भी वहाँ पे दिन दहाड़े लूटमार, हत्या, अपहरण, डकैती और बलात्कार जैसे अपराधों में अगर कोई लिप्त हैं तो वो सत्ताधारी दल के ही
नेता, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि सामने आते हैं। ऐसे में जिस तरीके से एक अराजक परिस्थिति वहां पे बनी हुई है, मैं तो बल्कि केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि नहीं संभव है भैया वहां की सरकार से उस राज्य को संभालना, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और उसके तहत ही हम लोग को चुनाव में जाना चाहिए ताकि चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से पूरे किए जा सके। बिहार में आयोग बने हैं, उसको लेकर लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या दामाद आयोग के बाद बहनोई आयोग, मेहरारू आयोग भी बनेगा? उनके ज़माने में जब उनकी सरकार थी, आयोग बन गए होते तो मुझे लगता है उसके माध्यम से कई ऐसे कार्य हैं जिनको आज सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सकता था, जो बिहार के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देते। और ये जब दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं तो उनको इतना भी याद करना चाहिए कि उनके परिवार के कितने सदस्य कहाँ कहाँ, किस किस पद पर, किस किस सदन में मौजूद हैं और रहे हैं। वो तो उस परिवार से आते हैं कि जब अगर उनके पिता को जेल जाना पड़ता है तो उनकी माता जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। वो किस कानून के तहत हुआ था किसी को नहीं पता। बट बहरहाल मैं ये मानता हूं कि अंतोगत्वा आपकी काबिलियत ही आपको आगे लेकर जाती है। अगर किसी अध्यक्ष में, जिसको आयोग की जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो उसके लायक नहीं होंगे, काबिल नहीं होंगे, तो सरकार बैठी है, ये एक संवैधानिक पद है फैसला लेने के लिए। कर रहे हैं, क्या आप वहां से ऐलान कर सकते हैं आने वाले